हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन आ थीम ऑफ कार्डिगन का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने बुरी तरीके से विंग का दिल तोड़ दिया था। विंग अभी भी वांग जी की तरफ देख रहा था इस होप से कि वांग जी उसकी मदद कर दे। जियांग चैंग विंग को खींचते हुए उस गाड़ी की तरफ ले जा रहा था एंड विंग वांग जी के सामने बेक कर रहा था कि वो लास्ट बार के लिए विंग की मदद कर दे। ये लोग विंग की शादी जबरदस्ती वेंग चाओ से करवा देंगे, जो ऑलरेडी मैरिड है। विंग ये शादी नहीं करना चाहता, इसलिए विंग भाग के आया है। विंग चिल्ला चिल्ला के वांग जी को बता रहा था एंड उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि विंग के साथ वहाँ गलत हो रहा है। लेकिन वांग जी तो वहाँ ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कि उसे विंग की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रहा है, एक स्टोन की तरह, जो देखकर विंग को और भी बुरा लग रहा था। जियांग चैंग खींचते हुए विंग को उस गाड़ी के सामने ले जाता है एंड उसे जबरदस्ती उस गाड़ी में बिठा देता है। वेंग चाओ बाहर ही खड़ा हुआ था। विंग के अंदर जाते ही वेंग चाओ वांग जी के पास आता है एंड वांग जी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, थैंक यू यंग बॉय, आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी वाइफ मिल गई। ये सुनते ही वांग जी वेंग चाओ की तरफ देखता है। तब वेंग चाओ अपने पास से एक मनी पाउच बाहर निकालता है एंड उसे वांग जी के हाथ में देते हुए कहता है, इसमें जितने पैसे हैं उससे तुम 1 साल अगर कोई भी काम ना करो फिर भी तुम्हारा चल जाएगा। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के शोल्डर पर पैट करता है एंड वहां से निकल जाता है। वांग जी अभी उस मनी पाउच को घूर रहा था जिस मनी पाउच को अभी वेंग चाओ ने उसके हाथ में देके गया था। उसमें काफी सारे पैसे थे। वांग जी अगर पूरे साल भी मेहनत करे तो उसके पास इतने पैसे कभी नहीं आएंगे। अभी यहाँ से वांग जी का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जब वांग जी उस बेकरी शॉप से बाहर निकला था तो फिर से वो उस गाड़ी की तरफ देखता है। फिर वो गाड़ी के सामने जाता है एंड उन लोगों के बाहर आने का वेट करने लगता है। वो लोग जब बाहर आके अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठने ही वाले थे तो देखता है घोड़ा गाड़ी के सामने एक यंग बॉय खड़ा हुआ है, जो देखते ही जियांग चैंग गुस्से में कहता है ये हमारी गाड़ी है, यहाँ से जाओ। ये सुनते ही वांग जी एक्सप्रेस करता है एंड उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, आप लोग काफी टेंस दिख रहे थे, मुझे लगा मैं शायद आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों की बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तभी जियांग चैंग अकड़ दिखाते हुए कहता है, अच्छा, और तुम्हें ये करने के लिए किसने बोला? तो वांग जी इनोसेंटली उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कैसे अपने सामने रहने वाले भले इंसान को इतनी परेशानी में देख सकता हूँ। ये सुनते ही जियांग चैंग तो अपनी आईज रोल करता है, लेकिन वेंग चाओ के फेस पे स्माइल आ जाता है। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा, और तुम कैसे हमारी मदद कर सकते हो? तो वांग जी पहले अपनी चारों तरफ देखता है, उसके बाद उनकी तरफ झुकते हुए कहता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं एंड आप लोग जिसे ढूंढ रहे हैं वो अभी कहाँ है, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये सुनते ही जियांग चैंग एंड वेंग चाओ दोनों ही वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। जियांग चैंग तो बहुत ज्यादा हाइपर हो चुका था। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, कहाँ है विंग? तभी वेंग चाओ जियांग चैंग को शांत करवाते हुए कहते हैं, अच्छा, तुम्हें पता है कि हम किसे ढूंढ रहे हैं? तो वांग जी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ। तो वेंग चाओ कहता है, मुझे लगता है तुम बहुत शातिर हो, तुमने सुन लिया था ना हम जब अंदर बैठ के बात कर रहे थे? तो वांग जी बस स्माइल कर देता है। वेंग चाओ को समझ आ जाता है कि ये इंसान बहुत शातिर है। तभी वेंग चाओ वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या चाहते हो तुम? ये सुनते ही वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, ये उन्हें असली बात मुझे पहले से ही समझ आ चुका था, आप बहुत ज्यादा समझदार हो। तो वेंग चाओ वांग जी को मस्का कम लगाते हुए बोलकर डायरेक्ट पॉइंट पे आने के लिए बोलता है। तो वांग जी भी ज्यादा बातों को नहीं घुमाता एंड उसे जितने अमाउंट चाहिए वो उन्हें बोल देता है। वेंग चाओ स्माइल करते हुए कहते हैं, ठीक है, कल हम घोड़ा गाड़ी लेकर उस रोड पे वेट करेंगे, तुम उसे लेके आ जाना। ये सुनते ही वांग जी अपने सिर को नोट कर देता है एंड वहां से निकल जाता है। जियांग चैंग वेंग चाओ की तरफ देखते कहते हैं, तुमने उसकी बातों पे बिलीव कैसे किया? अगर वो झूठ बोल रहा हो तो वेंग चाओ कहता है, नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा है, मुझे जितना लगता है वो सच ही बोल रहा होगा। ऐसा कहते हुए वो जियांग चैंग को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाता है। अब हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी उस मनी पाउच की तरफ देख रहा था। वांग जी ने जितना अमाउंट बोला था इस मनी पाउच में उससे डबल है, जो देखकर वांग जी को तो खुश होना चाहिए ना। वांग जी तो इसी वजह से विंग को उसकी फैमिली के पास भेज दिया। वांग जी को लगा था विंग भी अपनी फैमिली के पास चला जाएगा और वांग जी को भी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इस पैसे को देखकर वांग जी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रहा था। जब जब वांग जी को ये रियलाइज हो रहा था कि इन कुछ पैसों के लिए वांग जी ने विंग का बिलीव बुरी तरीके से तोड़ दिया है, वांग जी को अभी बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। फिर भी मन ही मन वांग जी खुद को शांत करवाते हुए कहते हैं, वांग जी, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुमने बस विंग को उसकी फैमिली के पास भेज दिया है। विंग गलत कर रहा था, ऐसे जिंदगी नहीं चलता। विंग हमेशा घर में रहा है, उसे दुनिया की कोई समझ नहीं है, ये दुनिया उसके लिए नहीं है। वो जितनी देर तक यहाँ बाहर घूमेगा उतनी उसके लिए खतरा होगा। तुमने विंग की भलाई के लिए ये सब किया है। ऐसा सोचते हुए वो खुद को ही दिलासा दे रहा था, लेकिन मन ही मन उससे और भी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था।
क्या सच में विंग को थोड़ा सा भी दुनिया का समझ नहीं है? हाँ, माना जा सकता है कि विंग को दुनिया का समझ नहीं है, लेकिन वांगजी भी तो था ना, जो विंग को समझा सकता था हर चीज़ के बारे में। विंग इनफ स्मार्ट था, वो हर चीज़ को बहुत आसानी से अडॉप्ट कर सकता था। एंड उसने तो पहले दिन वांगजी की उस छोटे से कॉटेज को भी अडॉप्ट कर लिया था। वांगजी को पता है विंग बहुत ही बड़े खानदान से बिलोंग करता है, फिर भी वो कितने अच्छे से वांगजी के कॉटेज में वांगजी के साथ रह लिया था। क्या वांगजी विंग के लिए इतना नहीं कर सकता था? वांगजी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, एंड वो जितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, उतना ही ज़्यादा उसके दिल में पेन हो रहा था, जो वांगजी बयान नहीं कर सकता था। वांगजी धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा था। वो उसे नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा। अभी तो उसे किसी बड़ी से पब में जाना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए, बहुत अच्छे खाना खाना चाहिए, है ना? उसके पास इतने सारे पैसे हैं, लेकिन वांगजी का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि जो पैसे उसे धोखा दे के मिला है, उस पैसे से वो कुछ भी करे, थोड़ा सा भी एंजॉय करे। ये पैसा बिल्कुल भी वांगजी को हैप्पीनेस नहीं दे रहा था। ये पैसा वांगजी को यूजलेस लग रहा था। वांगजी ऐसे ही चलते जा रहा था और अपनी ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देता है। वांगजी जब अपनी साइड में देखता है तो वहाँ पे वही ओल्ड लेडी बैठी हुई थी जो वांगजी की तरफ देख रही थी। वांगजी उन्हें देखकर स्माइल करता है एंड उन्हें ग्रीट करते हुए अपने उस मनी पाउच से कुछ पैसे निकाल के देता है। ओल्ड लेडी उस पैसे को लेने के लिए मना कर देता है एंड वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, आज तुम काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहे हो एंड आज तो तुम्हारी वो दोस्त भी नहीं दिख रहा है। तो वांगजी स्माइल करते हुए कहता है कि वो अपने घर चला गया है। ये सुनते ही वो ओल्ड लेडी वर्ल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मुझे लगता है तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, इसलिए तुम इतना सैड हो, है ना? ये सुनते ही वांगजी जो अभी ओल्ड लेडी की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, उसका फेस सीरियस हो जाता है। वो अपनी मन में कहता है, क्या सच में विंग उसे छोड़ के चला गया है? नहीं, विंग उसे छोड़ के नहीं गया है, उसने ज़बरदस्ती विंग को उसके फैमिली के पास भेज दिया है। क्या इसी वजह से वांगजी सैड है? वांगजी का फेस काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था, जो देखकर वो ग्रैंड माँ स्माइल करते हुए कहता है, देखो तुम्हारा फ्रेंड के साथ तुम्हारा जो भी कुछ हुआ होगा तुम जाके सॉर्ट आउट कर लो, ऐसे अपसेट रहने से कुछ नहीं होता। मैंने देखा था तुम दोनों काफ़ी क्लोज थे एंड मैं समझ सकता हूँ जब हमारे कोई करीबी लोगों के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है तो हमारा मूड पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। ऐसा कहते हुए वो लेडी वांगजी के सिर पर पैट कर देता है। वांगजी उस ग्रैंडमा की तरफ ही देख रहा था एंड अपने मन में विंग के बारे में सोच रहा था। हाँ, वो अभी बहुत ज़्यादा सैड है एंड उसने विंग के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए तो वो और भी ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा गिल्टी है वो। अब हमें सीन चेंज होके विंग के घर का सीन दिखाया जाता है। एक बड़ा सा मेंशन उसके लिविंग रूम में जियांग चैंग विंग के हाथ को खींचते हुए अंदर की तरफ ले आ रहा था। विंग चिल्लाते हुए कहता है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे छोड़ो, मैं नहीं रहना चाहता, मुझे ये शादी नहीं करना, तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। विंग के जियांग चैंग खींचते हुए वहाँ पे खड़ा करते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से हमें लोगों के सामने कितना ज्यादा नीचा होना पड़ा। हमेशा से तुम्हें हमेशा अपनी पड़ी होती है, तुम्हें हमारे घर की कभी फिक्र ही नहीं होती। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो विंग, तुम बड़े हो चुके हो। विंग चिल्लाते हुए कहता है, मैं नहीं बनना चाहता रिस्पॉन्सिबल, मुझे जाने दो, मैं यहाँ से चला गया था ना, मुझे रहना नहीं है यहाँ, ना ही मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है और ना ही मुझे तुम्हारे फैमिली का मेंबर बनना है। विंग जियांग चैंग के ऊपर चिल्ला ही रहा था, तभी उसकी गाल पर एक जोर से स्लैप मारता है। वो मैडम यू थी जिन्होंने बहुत ही गुस्से में विंग की तरफ देख रही थी एंड उन्होंने विंग को स्लैप मारा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। विंग ने जो किया है वो बहुत ज़्यादा बुरा किया था, उनकी फैमिली को कितना कुछ सुनना पड़ा था। तभी यानली अपनी मदर को रोकते हुए कहती है, मदर आप ये क्या कर रही है? तभी मैडम यू यानली को रोकते हुए कहती है, इस लड़की का बहुत हिम्मत बढ़ चुका है। जब फैमियन ने इस लड़की को हमारे घर लाए थे तभी हमें समझ आना चाहिए था कि ये लड़का कितना बड़ा सेल्फिश है। जिस फैमिली ने इन्हें इसे खिलाया, इसको इतना बड़ा किया, इतना नाम दिया, उसी फैमिली के नाम को डुबाने के लिए ये लगा पड़ा हुआ है एंड ये तो भाग भी गया था हमारी फैमिली के नाम को मिट्टी में मिला के। ऐसा कहते हुए वो फिर से विंग को स्लैप मार देता है। विंग ने अपने सिर को नीचे झुका लिया था एंड नीचे की तरफ देख रहा था। हाँ, विंग जैन फैमिली का अडॉप्टेड चाइल्ड है। विंग के पापा जैन फैमिली का दोस्त था। जब विंग के माँ और बाबा का डेथ हो चुका था तब जैन फैमिली ने विंग को यहाँ पे लाया था। मैडम यू विंग को बचपन से उतना खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन जियांग फैमिली की वजह से मैडम यू विंग को कुछ कह भी नहीं सकती थी। विंग को पता है वो जियांग फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा कर्जदार है, लेकिन वो इस चक्कर में अपनी लाइफ को खराब नहीं करना चाहता। वो ये शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो भाग गया था। उसे लगा था अगर वो भाग जाएगा तो फिर ना ही उसके ऊपर कोई कर्ज रहेगा और ना ही जियांग फैमिली का इस इतने बड़े नाम का बर्डन। लेकिन ये लोग विंग को तब भी नहीं छोड़ा, इन्होंने जबरदस्ती विंग को फिर से यहाँ पे ले घसीटा एंड अभी विंग को जबरदस्ती ये लोग शादी करवाने वाले हैं। मैडम यू चिल्लाते हुए तो सर्वेंट को बुलाती है एंड विंग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इसे जाके उसके कमरे में बंद कर दो, कल ही इसकी शादी होगी।
जब तक शादी की टाइम नहीं हो जाता तब तक इसे बाहर निकालने नहीं दिया जाएगा एंड तुम दोनों हमेशा इसके कमरे के बाहर पहरा देना। और एक बात, इसके कमरे का डोर बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए, एक बार के लिए भी नहीं। ना ही इसके रूम में खाना जाएगा और ना ही पानी। ऐसा कहते हुए वो उन दोनों सर्वेंट को इशारा करता है विंग को वहाँ से ले जाने के लिए। विंग बहुत ज़्यादा सहम गया था, उसे पता है उसके पास और कोई रास्ता नहीं है एंड अब तो सबकी नज़र विंग के ऊपर है। वो लोग विंग को लेकर ऊपर चले जाते हैं। विंग भी रेजिस्ट नहीं करता, उसे पता है वो रेजिस्ट करके भी कुछ नहीं कर सकता। यानली अपनी छोटे ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे भी पता है विंग अडॉप्टेड है, लेकिन वो विंग को हमेशा अपनी छोटे ब्रदर की तरह ट्रीट करता है। यानली अपनी मदर की तरफ देखते हुए कहती है, मदर आपको विंग के साथ इतना भी रूड नहीं होना चाहिए। आपको पता है ना उसकी एज अभी बहुत कम है, उसको इन सारी चीज़ों का समझ नहीं है एंड वो ये शादी नहीं करना चाहता। आप लोग क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो? तो मैडम यानी को डांटते हुए, उसे चुप कराते हुए कहती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, इसलिए तुम मुझे कुछ भी समझाने के लिए मत आओ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। यानली अपनी ब्रदर का मदद तो करने जाती है, लेकिन उसकी मदर की वजह से वो भी नहीं कर सकती। उसे पता है उसकी मदर इस बार विंग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह से जंग मेंशन में तहलका मचा हुआ है। आज विंग एंड वेंचर की शादी होने वाली है। मैडम यू ने वेन फैमिली को बता दिया है कि आज के आज ही उन दोनों की शादी होगी एंड आज ही विंग वेन फैमिली में चला जाएगा। विंग को भी ये बता दिया गया है। कुछ सर्वेंट विंग के रूम में गए हैं एंड विंग को रेडी करके उसे फिर से रूम में लॉक करके बाहर आ चुके हैं। मैडम यू ने कह दिया है कि विंग जब तक इस शादी के मंडप तक नहीं आ जाता तब तक वो रूम में लॉक रहेगा एंड विंग भी इस बार कुछ नहीं बोलता। पूरी फैमिली एंड सारे लोग शादी की तैयारी में बिजी है, किसी के पास अपने लिए टाइम भी नहीं है क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही हड़बड़ी में हो रहा है। विंग अपने रूम में अपने मिरर के सामने बैठा हुआ है एंड खुद को देख रहा है। अभी उसने एक वाइट कलर का टक्सीडो पहना है एंड वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना ज़्यादा कि वेंचर ने अगर एक बार विंग को देख लिया तो वो अपनी नजरें विंग से नहीं हटा सकता। विंग खुद को देखते हुए ही सोचता है, काश मैं इस फैमिली में नहीं आता, काश मेरे मदर और फादर जिंदा होते तो फिर मेरे ऊपर किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं रहता, मैं फ्री रहता। ऐसा सोचते हुए वो उस ड्रेसिंग टेबल से खड़ा होता है एंड विंडो के पास जाके खड़ा हो जाता है। विंडो के ऊपर ग्रिल लगाया गया था ताकि विंग विंडो से भी भाग ना पाए। विंग उस ग्रिल को टच करते हुए स्माइल करते सोचता है, मैडम ये बहुत शातिर है, उन्हें पता है विंग क्या क्या कर सकता है। विंग स्माइल तो कर रहा था लेकिन उसके स्माइल के पीछे वो दर्द साफ साफ देखा जा सकता था उसके फेस पर। विंग उस ग्रिल को टच कर रहा था और बाहर देख रहा था, तभी उससे गेट ओपन होने की आवाज़ सुनाई देता है। विंग को लगता है शायद वेंचर आ चुका है एंड अभी उसे शादी के लिए ले जाया जाएगा। विंग पीछे नहीं मुड़ता, उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि वो पीछे मुड़ के उन सर्वेंट की तरफ या फिर जो भी वो लोग हो उसकी तरफ देखे। विंग को पता है अभी उसकी लाइफ हेल होने वाली है एंड उसे बस चुपचाप अपनी लाइफ को रुइन होते हुए देखना है। विंग उस ग्रिल को कस के पकड़ लेता है, तभी कोई तो विंग को पीछे से पुकारता है। जो वो सुनते ही विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसने जो अब तक कस के उस ग्रिल को पकड़ा हुआ था उसके हाथ उस ग्रिल के ऊपर लूज हो जाता है एंड वो तुरंत ही पीछे मुड़ के अपने सामने के उस शख्स को देखता है। वो और कोई नहीं वांगजी था। वांगजी विंग की तरफ ही देख रहा था। वांगजी ने अभी एक सर्वेंट का कपड़ा पहना हुआ था एंड वांगजी को यहाँ देख के विंग बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो वांगजी के थोड़े से पास आता है एंड वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम ऐसे कपड़ों में यहाँ क्या कर रहे हो? विंग के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन अभी वांगजी को यहाँ देख के विंग बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो अपने मन में कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? वांगजी विंग की तरफ वरीड एंड थोड़ा सा नर्वस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। विंग के सवाल सुन के वांगजी और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग वो मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। ये सुनते विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम किस लिए आए हो? तो वांगजी फिर से अपने वॉइस को थोड़ा सा लाउड करके लेकिन नर्वसनेस के साथ ही, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। ये सुनते ही विंग वांगजी की तरफ ही देखने लगता है। उसके फेस की उस कंफ्यूजन को वांगजी साफ साफ देख सकता था। तभी विंग की फेस में जो कंफ्यूजन था वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। वो वांगजी की तरफ देखते कहते हैं, क्यों तुम यहाँ आए हो? क्या तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो? एक बार मुझे धोखा देके तुम्हें मज़ा नहीं आया क्या, तो फिर से तुम मेरे साथ गेम खेलने के लिए यहाँ आ गए? ये सुनते ही वांगजी विंग की तरफ कंसर्नली देखने लगता है। उसे विंग की बात पे बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसे पता है ये सब वो डिजर्व करता है, इसलिए वो विंग की तरफ अपनी एक कदम को बढ़ाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, लेकिन विंग बिलीव करो, मैं उस टाइम पे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। बस मैं तुम्हारे लिए वर्रिड था। ये दुनिया तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूर है। तुम जैसा सोचते हो ये दुनिया ऐसा है नहीं।
ये बाहर से जैसा दिखता है, अंदर से ये कम्प्लीटली अलग है। इस दुनिया में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड ये चीज़ मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। ऐसा कहते हुए वो विंग को समझाने लगता है कि उसने जो कुछ भी किया है वो विंग की भलाई के लिए ही किया है। वांगजी को लगता है कि अगर विंग ऐसे ही अकेले बाहर रहेगा तो ये उसके लिए खतरा है, उसकी लाइफ के लिए खतरा है। शायद इससे उसका लाइफ भी बर्बाद हो सकता है। उसके आसपास जैसे इंसान रहते हैं वो बिल्कुल भी विंग के लिए ठीक नहीं है। लेकिन विंग तो अभी इतना ज़्यादा गुस्से में है कि वो वांगजी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। वो गुस्से में वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनना। मुझे पता है कि तुम कैसे हो, तुम एक धोखेबाज हो एंड मैं तुम्हारी बातों में फिर से नहीं आने वाला। यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन वांगजी विंग को समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ विंग अभी चुपचाप उसकी बात मान ले। हाँ, वांगजी को पता है उसने गलत किया है, लेकिन इस बार वो विंग के साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला। वांगजी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो विंग को सब कुछ एक्सप्लेन कर सके। अभी कोई भी इस रूम में आ सकता है, इसलिए वांगजी विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, विंग हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इस रूम में कोई भी आ सकता है एंड ऐसे में पकड़ा जा सकता हो। इससे तुम भी नहीं बच सकते और ना ही मैं बच सकता हूँ, इसलिए हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। जल्दी से इस कपड़े को पहनो और यहाँ से निकलना होगा। लेकिन विंग वांगजी के हाथ को झटकाते हुए कहता है, मैं तुम पे फिर से बिलीव नहीं करता, तुम एक धोखेबाज हो एंड मैं एक धोखेबाज के ऊपर फिर से बिलीव नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए विंग वांगजी से दूर जा रहा था, लेकिन वांगजी फिर से विंग की शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है, विंग तुम्हें इस शादी से भागना है कि नहीं? क्या तुम सच में उस वेंचाओ से शादी करना चाहते हो? ये सुनते ही विंग, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता उस बास्टर्ड से शादी करना। मैं इसीलिए तो यहाँ से भागा था, लेकिन तुमने जानबूझ के मुझे पकड़ा दिया। क्या तुम्हें पैसे की इतना ज़्यादा ज़रूरत थी? वांगजी, मैंने तो कहा था ना कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा एंड तुम्हें जितने भी एक्सपेंसिव सामान चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो वांगजी विंग से सॉरी कहते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उस टाइम पे मुझे जो ठीक लगा था मैंने वही किया था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस टाइम पे ज़्यादा कुछ के बारे में नहीं पता था। अभी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया हूँ ना, प्लीज़ बस मेरे साथ कोऑपरेट करो एंड उस कपड़े को पहन लो। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, अगर कोई यहाँ आ गया तो बहुत ज़्यादा मुसीबत पड़ जाएगी। विंग वांगजी के बात को मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो सोच भी रहा था क्योंकि वो सच में इस शादी से फिर से भागना चाहता था। वो और कुछ बोल पाता उससे पहले उसे गेट में नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देता है, जो सुनते ही विंग एंड वांगजी दोनों ही घबरा जाते हैं। बाहर मैडम यू थी, जो बार बार गेट को नॉक करते हुए विंग को गेट को ओपन करने के लिए बोल रही थी। मैडम यू बाहर खड़ी हुई थी एंड बार बार गेट को नॉक कर रही थी, लेकिन विंग गेट ओपन नहीं कर रहा था, जो देख के मैडम को गुस्सा आ रहा था। अब मैडम यू सर्वेंट को बुलाने ही वाली थी इस गेट को ओपन करने के लिए कि तभी विंग उस गेट को ओपन कर देता है। मैडम यू जब सब अंदर देखते हैं तो देखते हैं विंग उनके सामने नर्वसली खड़ा हुआ है एंड उसने अपनी आंखों को झुकाया हुआ है। वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। जो देखते ही मैडम यू एक स्मिक करता है एंड अंदर आ जाती है। वो विंग की चिन को पकड़ते हुए कहते हैं, गुड बॉय, ऐसे ही गुड बॉय बन के रहो। थोड़ी देर में वेंचाओ की फैमिली आ जाएंगे एंड तुम्हें यहाँ से ले जाया जाएगा। चुपचाप सर्वेंट के साथ नीचे आ जाना। अगर तुमने कुछ भी तमाशा करने की कोशिश किया ना विभूषण, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहते हुए वो विंग को धमकाता है एंड वहाँ से निकल जाती है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैडम ने फिर से उस गेट को लॉक कर दिया था, जो देखकर विंग थोड़ा सा टेंस हो जाता है। उसके बाद वो तुरंत ही अलमारी के पास जाता है एंड उसे ओपन करके वांगजी को बाहर निकालता है। वांगजी का तो दिल उसके मुंह से बाहर आने ही वाला था, वो इतना ज़्यादा घबरा गया था। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि तुम जल्दी करो, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स बार बार आते रहेंगे, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। देखो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, जल्दी से इस कपड़े को पहनो और मेरे साथ निकलो। तो विंग कहता है, मैडम ने बाहर से गेट को लॉक कर दिया है। ये सुनते ही वांगजी वरीड हो जाता है, क्या उन्होंने बाहर से गेट को लॉक कर दिया है? उसके बाद वांगजी को सोचता है एंड विंग की विंडो की तरफ देखता है। वो देखता है कि विंडो में काफ़ी सारी ग्रिल लगा हुआ है। वांगजी विंग के उस कपड़े को देते हुए कहता है, तुम इसे चेंज करके आओ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। विंग कहता है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? तो वांगजी कहता है, मुझे बिलीव करो। तो विंग अपने आइज को रोल करते हुए कहता है, मैं तुम पे बिलीव नहीं करता। तो वांगजी कहता है, लास्ट बार के लिए बिलीव करो, इस बार सच में पक्का मैं तुम्हारी बिलीव नहीं तोड़ूंगा। तो विंग एक गहरा सा सांस छोड़ता है एंड उस कपड़े को लेकर वॉशरूम में चला जाता है। विंग जब अपनी ड्रेस को चेंज करके बाहर निकलता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वांगजी ने एक शार्प ऑब्जेक्ट से सारे ग्रिल्स को निकाल दिया था एंड विंग की बेडशीट से एक लंबा सा रस्सी टाइप बनाया था ताकि वो दोनों आराम से यहाँ से निकल सके। विंग उस रस्सी की तरफ देखते हुए कहता है, हम गिर तो नहीं जाएंगे ना? तो वांगजी विंग की तरफ देखकर स्मिक करते हुए कहता है, तुम्हारा रूम टॉप फ्लोर में है एंड ये मेंशन 2 फ्लोर का है, टॉप फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर, तो हम आसानी से निकल पाएंगे, इतना डरो मत। और वैसे भी मुझे ऐसे एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा कहते हुए
वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, ठीक है, पहले तुम जाओ, उसके बाद मैं आऊँगा। तो विंग डरते हुए कहता है, नहीं, पहले तुम जाओ, अगर मैं गिर गया तो? ये सुनते ही वांग जी अपनी आइस को रोल करता है एंड वही पहले निकलता है। विंग बहुत डर तो रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वांग जी के पीछे पीछे वो भी धीरे धीरे उतरने लगा था। विंग का रूम मेंशन के बैकवर्ड में था, तो वहाँ पे लोग नहीं थे, जो उनके लिए प्लस पॉइंट था। वांग जी पहले उतरता है। विंग बहुत ही धीरे धीरे उतर रहा था, इसलिए वांग जी विंग को जल्दी करने के लिए बोल रहा था। वांग जी की हड़बड़ी में विंग जल्दी करने के चक्कर में वांग जी के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे वांग जी के कमर में काफी तेज का लगता है। वो अपनी कमर को सहलाते हुए कहता है, क्या तुम्हें हर बार मेरे ऊपर ही गिरना होता है? यह सुनते ही विंग कहता है, मैं क्या करूँ, अगर तुम मेरे सामने आ जाते हो तो? ऐसा कहते हुए वो चलने लगता है। तो वांग जी कहता है, हे, हमें इस तरफ जाना है, क्या तुम्हें गार्ड के सामने गार्ड को हाई बोलते हुए जाना है? ये सुनते विंग वांग जी को फॉलो करने लगता है। अब हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेन फैमिली आ चुका था। वेन चाओ भी पूरी तरीके से रेडी होके वहाँ पे हाजिर हो चुका था। यांग फैमिया एंड मैडम यू उन लोगों को वेलकम कर रहे थे। मैडम यू तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वेन फैमिली का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ऊपर था, वो लोग बहुत ज़्यादा रिच थे, जिस वजह से मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मैडम यू का सपना जो पूरा होने वाला है। मैडम यू वेन चाओ को वेलकम करता है। थोड़ी ही देर में शादी स्टार्ट हो जाती है। पहले वेन चाओ जाता है, उसके बाद प्रीस्ट ब्राइड को यहाँ लाने के लिए बोल देता है। मैडम यू एंड यानली वो दोनों ही विंग को लेने के लिए जाते हैं। मैडम यू ने गेट को बाहर से लॉक किया था एंड मैडम को पता है कि विंडो में भी ग्रीन लगाया गया है, तो विंग का भागने का कोई भी चांस नहीं है। मैडम यू बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी, लेकिन यानली वही बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी अपने भाई के बारे में सोच कर। मैडम यू ने जब उस गेट को ओपन किया तो पूरे कमरे को खाली देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो खुद को दिलासा देती है एंड यानली को बोलती है, विंग शायद वॉशरूम गया होगा, तुम वॉशरूम जाके उसे चेक करो। तो यानली वॉशरूम में चली जाती है। मैडम को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि विंग वॉशरूम में क्या कर रहा है। वो उस बारे में सोच ही रही थी, तभी उनकी नज़र ग्रिल की तरफ जाता है, जो देखती मैडम बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो भाग के विंडो के पास जाती है, तो देखती वहाँ पे सारे ग्रिल को हटवाया गया है एंड वहाँ से एक चादर नीचे की तरफ जा रहा है, जो देखकर मैडम तुरंत उस चादर को उठाने लगता है। मैडम अपने मन में कहता है, ये किसने किया, इस ग्रिल को किसने खोला, एंड ये चादर, क्या विंग फिर से भाग गया है? लेकिन कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, उसने इस ग्रिल को खोला कैसे? मैडम तो गुस्से में पागल हो चुकी थी। यानली जब रूम में वापस आती है तो वो भी ग्रिल को ओपन देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड ऊपर से अपनी मदर को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर वो बहुत ज़्यादा टेंस हो चुकी थी। लेकिन जब वो पूरी सिचुएशन को समझती है तब वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती है, ये सोचकर कि विंग फिर से भागने में कामयाब हो चुका है एंड अभी वो अपने इस हेल लाइफ से भाग चुकी है। यानली बस यही प्रे कर रहा था कि विंग बहुत दूर भाग जाए, इतना दूर कि ये जेन फैमिली को विंग कभी ना मिले। यानली मनी मन खुश तो हो रही थी, लेकिन वो अभी अपने मदर के सामने ये सब दिखा नहीं सकती थी। मैडम ये तो गुस्से के मारे पागल हो चुकी थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत कुछ सोचने के बाद भी उन्हें जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब वो वेन फैमिली के पास जाता है और अपने सिर को नीचे करते हुए सबको सच सच बता देता है कि विंग फिर से भाग गया है। इस बार ये सुनकर वेंचाओ के साथ साथ वेंचाओ की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। ये सेकंड टाइम था जब विंग भागा था एंड वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे सबके सामने वेन फैमिली ने जैंग फैमिली को बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करता है। अब हमें वांगजी एंड विंग का सीन दिखाया जाता है। वांगजी एंड विंग एक घोड़ा गाड़ी में बैठा हुआ था। वांगजी उस घोड़ा गाड़ी को चला रहा था। वो दोनों लोटस फेयर से काफी दूर एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। विंग को नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, वांगजी उससे कहाँ ले जा रहा है। विंग वांगजी से पूछता है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, तो वांगजी कहता है कि वो दोनों ईलिंग गाँव जा रहा है। तो विंग वांगजी की तरफ देखते कहता है, ईलिंग गाँव, ये कौन सा गाँव है? तो वांगजी कहता है ये बहुत ही छोटा सा गाँव है एंड ये बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड में है। यहाँ पे ज़्यादा लोग तो नहीं रहते, लेकिन जितने भी लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मासूम है। वांगजी इस गांव में 1 से 2 बार ही गया है, लेकिन जितनी बार भी गया है उसे ये गांव बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड ये गांव लोटस फेयर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो ये उन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। विंग सुनने के बाद अपने सिर को धीरे से नोट कर देता है। वांगजी घोड़ा गाड़ी को अभी भी सेम स्पीड के साथ चला रहा था। तभी विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम पे अभी भी भरोसा नहीं करता। जो सुनते वांगजी तुरंत ही विंग की तरफ देखता है। वो एक पल के लिए विंग की तरफ देखता है, उसके बाद उसकी नज़र रास्ते पे चला आता है। विंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं तुम पे भरोसा नहीं करता, तुमने एक बार मेरे भरोसा तोड़ दिया है एंड जब कोई मुझे धोखा देता है मैं नेक्स्ट टाइम उसे आसानी से भरोसा नहीं कर पाता। इसीलिए मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्यों तुम मेरी मदद कर रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा? मैं जो देख रहा हूँ इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर से तुम्हें अपना शहर भी छोड़ना पड़ेगा मेरे लिए। क्यों तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो लानसान? तुम चाहते क्या हो मुझसे?
ये सुनने के बाद भी वांग जी विंग की तरफ नहीं देखता। वो खामोशी से उस घोड़ा गाड़ी को चलाने लगता है। विंग को जब समझ आता है कि वांग जी विंग का कोई भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला, तो उस घोड़ा गाड़ी के अंदर ही सो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। अगली रात में शादी के टेंशन की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाया था। विंग अभी भी वांग जी पे भरोसा नहीं करता, लेकिन उसे इतना पता है कि शायद अभी वांग जी विंग को धोखा नहीं देगा। वांग जी घोड़ा गाड़ी तो चला रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अभी हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है। उस ग्रैंडमा के साथ बात करने के बाद वांग जी अपनी कॉटेज लौट आता है। उसने अपने लिए कुछ खाने को भी नहीं लाया था। वो काफ़ी ज़्यादा हंग्री था, लेकिन उसका मन भी नहीं कर रहा था खाने को। विंग के साथ वो 1 से 2 दिन ही रहा है, लेकिन उसके साथ उसका अच्छा बॉन्ड बन चुका था। वो वांग जी की अकेले की इस लाइफ के एक पार्ट बन चुका था, जो वांग जी को थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उसे इस अकेलापन से बाहर निकाल रहा था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा सैड महसूस कर रहा था। तभी वो अपनी बेड से खड़ा होता है एंड अपने अलमारी के पास जाता है अपने लिए कंबल निकालने के लिए। जब वो उस अलमारी को ओपन करता है तो उसके सामने विंग का वो कार्डिगन दिखता है, जो विंग ने वांग जी को दिया था। वांग जी अभी भी उस रुमाल को अपने हाथ में बांध के रखा था, जो विंग ने उसके हाथ में बांध कर दिया था। वांग जी उस रुमाल को टच करते हुए उसे ओपन करता है एंड उसे भी उस कार्डिगन के साथ ही रख देता है। वांग जी उस कंबल को बाहर निकालता है एंड वो बेड पे सो जाता है। वांग जी सोया हुआ था, लेकिन उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो बुरी तरीके से विंग को मिस कर रहा था, विंग की उस वार्मनेस को। विंग जैसे वांग जी को पूरी रात पकड़े रहता था, उसके ऊपर सोता था, उन सारी चीज़ों को वांग जी पूरी तरीके से मिस कर रहा था। वांग जी अब बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा था। वो बेड से खड़ा होता है, उस अलमारी को ओपन करता है, विंग की वो कार्डिगन एंड वो रुमाल वो लेता है एंड उसे लेकर फिर से बेड पे आ जाता है। उस कार्डिगन से विंग का वो स्मेल आ रहा था, जो वांग जी को शांत महसूस करवा रहा था, लेकिन उतना ही ज़्यादा वांग जी को ताबला कर रहा था। बार बार वांग जी के फेस के सामने विंग का वो रोता हुआ चेहरा आ रहा था, जब विंग बुरी तरीके से वांग जी को बेक कर रहा था। विंग की फेस की वो ब्रोकननेस, जब विंग को रियलाइज़ हुआ था कि वांग जी ने विंग का दिल तोड़ा है, विंग को धोखा दिया है, जो सोच कर वांग जी अपने गिल्ट के और भी अंदर घुस रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा था कि वो तुरंत ही बेड से खड़ा होता है और अपने मन में ही सोचता है कि वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड तभी वांग जी डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट डे विंग की मदद करने के लिए उसके घर जाएगा। एंड ऐसे ही सुबह होते ही वो लोटस फेयर के लिए निकल जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो लोगों से पता करके उसे जैम मैंशन के बारे में पता चलता है। जब जैम मैंशन में पहुँचते ही उसे पता चल जाता है कि आज विंग की बेंचाओ के साथ शादी है। जो सुनते ही वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन किसी तरह उसने विंग का रूम का पता किया था एंड विंग के रूम में जाके उसे मनाकर वहाँ से विंग को लेकर भागने में कामयाब हो चुका था। यहाँ से वांग जी का फ्लैशबैक एंड होता है। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जिसके फेस पर एक स्माइल था एंड वो उस घोड़ा गाड़ी को चला रहा था। उसे पता है विंग अंदर सो चुका है एंड अब उसे पता है कि विंग उस पर इतना तो भरोसा करता है कि वांग जी विंग को गलत जगह नहीं ले जाएगा। जो सोचते हुए भी वांग जी को हंसी आ रही थी। विंग वांग जी पे गुस्सा तो है, लेकिन अभी भी विंग इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि वो वांग जी पे कहीं ना कहीं भरोसा करता ही है। तो है एवरीवन, मैं अपने इस थर्ड पार्ट को ही रोकती हूँ। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा होगा। थर्ड पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।